हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। इस क्लास में हम लोग बेटा जो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज है और न्यूटन के जो लॉज हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उनका प्रॉब्लम्स में कैसे एप्लीकेशन होता है ये सीखने वाले हैं। राइट, न्यूटन के लॉज थ्योरिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक चीजें थी जिनको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। राइट, समझ में आ भी जाते हैं कि हाँ भाई ऐसी बात है तो ये वाला लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में न्यूटन के लॉस को कैसे फॉलो करना है ये हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग क्या क्या सीख चुके थे? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने तीनों लॉस के बारे में चर्चा करी, कुछ बेसिक्स जिनकी जरूरत हमको पड़ेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उन बेसिक्स की चर्चा करी कि वेट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, उसके अलावा जो कनेक्टेड बॉडीज होती है किसी रस्सी के द्वारा तो उनमें टेंशन क्या होती है। राइट, ये सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में हमने बात करी। ठीक, और ये बेसिक से हमें समझ भी आ गई। उसके अलावा हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करी, हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करी कि कोई भी बॉडी है वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी अगर उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रहा हो। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है एक स्ट्रेट लाइन में तो ऐसे ही वो चलती रहेगी अगर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी कि अगर कोई नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है तो भैया कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बॉडी की जो स्टेट है मोशन की वो चेंज हो जाए। अब शुरुआत करनी है बेटा हमें ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे जो मोशन है उसकी, क्योंकि स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम है वो तो हम समझ चुके हैं कि रुकी हुई बॉडी क्यों रुकी हुई है। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, कोई सिस्टम रुका हुआ है या कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज रुका हुआ है कोई सिस्टम बनके, तो वो क्यों रुका हुआ है इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस क्लास में हमें डिफरेंट केसेस ऑफ ब्लॉक प्रॉब्लम डिस्कस करना है। इंक्लाइन पे ब्लॉक की मोशन कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे कैसे होती है, दो ब्लॉक को एक के साथ एक जोड़ के रख दे तो कैसे मोशन करेंगे, तीन को जोड़ के रख दे तो कैसे मोशन करेंगे। राइट, रस्सी से अगर दो ब्लॉक को जोड़ दे, रस्सी से अगर तीन ब्लॉक को जोड़ दे तो कैसे मोशन होगी। ये सारी मोशन जो है वो स्मूथ फ्लोर पे होंगी, मतलब कि फ्लोर की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा बॉडीज के लिए। ठीक, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पुली की चर्चा करेंगे, कनेक्टेड बॉडीज की पुली के साथ में जो प्रॉब्लम्स बनते हैं जिसे हम कंस्ट्रेन्ड मोशन भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों ने पुली के कोई बेहतरीन सवाल देखे होंगे और लगभग सारे सवाल हम अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, सभी लोग हेडिंग डालेंगे फटाफट और डायग्राम बनाएंगे भैया एक ब्लॉक का। ठीक है, ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, ठीक है भैया, अगर ये ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, सुनना ध्यान से, अगर ये ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है तो ये ब्लॉक इस बात की गारंटी रखा रहेगा अगर मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं मारूंगा तो। देखो देखो, इस पेन को अगर मैं यहां रख जाऊं और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो पेन रखा ही रहेगा। रखा रहेगा या नहीं रखा रहेगा? सोच के देखो, रखा रहेगा या नहीं रखा रहेगा? बिल्कुल रखा रहेगा मेरे भाई। सुनना देखो ध्यान से, क्यों रखा रहेगा? क्योंकि जो ब्लॉक है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो देखो यार, अर्थ इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है, गारंटी है इस बात की। खींच रही होगी, बिल्कुल खींच रही होगी, तो इसका वेट जो है mg वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, और ये mg क्यों लग रहा है? क्योंकि अर्थ हर एक बॉडी को खींचते, हमने इस चीज की चर्चा कर ली है। तो अर्थ ने इसको कुछ फोर्स लगाया mg। अब हमने क्या किया, हमने बीच में एक सरफेस लिया है। जैसे कि अगर ये पेन है, अगर मैं इस पेन को अभी तो पकड़ा हुआ है तो मैंने अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स जो है, अर्थ जिस फोर्स से इसे खींच रही है उस फोर्स को बैलेंस किया हुआ है। जैसे मैं इसे फ्री कर दूंगा, मतलब मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, जैसे मैं अपना हाथ हटाऊंगा ये पेन जाएगा नीचे। क्यों गया नीचे? क्योंकि भैया जो सपोर्ट था ना वो खत्म हो गया और अर्थ हर टाइम खींच रही होती है हर एक बॉडी को। लेकिन अगर इस पेन को मैं यहां रख दूं तो बेटा कोई सवाल नहीं कि पेन नीचे चला जाए, अनलेस मैं अपना हाथ हटा लूं। क्यों नहीं जाएगा ये नीचे? क्यों नहीं जा रहा? अर्थ तो अब भी इस पे mg लगा रही है, क्योंकि जो हाथ है, जो सरफेस है, जो कांटेक्ट में है पेन के, उस सरफेस ने इसको रोक लिया एक फोर्स लगा के, है ना। तो जो सरफेस है बेटा, ध्यान से सुनना, अब एक मिसकॉन्सेप्शन भी बच्चों को होता है, वो दूर हो जाएगा आप सब लोगों का। ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, ये सरफेस इस ब्लॉक पे परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस पुश फोर्स लगाएगी। तो पुश फोर्स कहां लगता है? ऊपर ही लगेगा, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का मतलब समझे? कांटेक्ट सरफेस के, और सारे फोर्स हम मास के सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर इस लाइन के अलोंग होगा
परपेंडिकुलर पुश फोर्स, यानी कि अगर सरफेस इस ब्लॉक को पुश करेगी तो ऊपर ही पुश कर सकती है क्योंकि ब्लॉक ऊपर है सरफेस के। हाँ, तो ये नॉर्मल लग गया, ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चों को लगता है कि नॉर्मल और ये mg एक्शन रिएक्शन है। कई बार 11वीं में ऐसे सवाल भी आते हैं, भाई बच्चों को क्या लगता है कि नॉर्मल और ये जो mg है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। बट ऐसा बेटे नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि अर्थ ने इस मास को अपनी तरफ खींचा, एक एक्शन किया, तो उस एक्शन का रिएक्शन इस मास ने किसी और वे में किया जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए यहां तक? हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती, ग्रेविटेशन में इतना सबने पढ़ा हुआ, ठीक है। हां, अब सुनना ध्यान से, ये जो नॉर्मल है ना, दिस इज नॉट द रिएक्शन फोर्स ऑफ mg। ये mg का रिएक्शन फोर्स नहीं, हालांकि इसकी वैल्यू mg के बराबर है, लेकिन ये रिएक्शन फोर्स नहीं। क्यों नहीं है? सुनना ध्यान से भाई। रिएक्शन फोर्स जो जनरेट होगा ना, वो किसकी वजह से होगा ये सोचो। ये जो सरफेस है मास की, सुनना, मास की जो सरफेस है, ठीक है, इस मास की सरफेस ने, ये वाली सरफेस ने, जो ये फ्लोर है, इस सरफेस के साथ में कांटेक्ट में। अब सुन लेना ध्यान से, जो मास है फ्लोर की इस पार्ट के साथ कांटेक्ट में है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल है। क्या मास इस फ्लोर के ऊपर इस डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स लगाएगा? अरे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती हैं तो एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स लगाती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। हमने पहले ये कहा, क्या कहा? सुनना ध्यान से, कि ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस ने मास पे फोर्स लगाया और मास ने सरफेस पे फोर्स लगाया। सरफेस ने मास पे फोर्स लगाया और मास ने सरफेस पे फोर्स लगाया, ठीक है। अच्छा, सरफेस ने मास पे फोर्स लगा दे लेट से n ऊपर की तरफ, क्योंकि सरफेस जो है मास के इस भाग के साथ, इस पार्ट के साथ कांटेक्ट में, तो इस पार्ट के परपेंडिकुलर सरफेस ने मास पे एक फोर्स लगाया। यह हुआ सरफेस का मास पे एक्शन। और मास क्योंकि सरफेस के साथ कांटेक्ट में, अब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। ये इस पे लगाएगी और ये इस पे लगाएगी, ये बात पक्की है, ठीक है। दो बॉडी कांटेक्ट में होंगी तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी ही लगाएंगे मेरा भाई, तभी कांटेक्ट में है वो। अगर दोनों एक दूसरे पे फोर्स ना लगा, मतलब ये बॉडी सिर्फ इस पे फोर्स लगाती तो ये तो आगे चली जाती, ये इस पे फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इस पे फोर्स लगाएगी। सुनो आप ध्यान से भाई, सरफेस के इस पार्ट ने, क्योंकि ये पार्ट इसके साथ कांटेक्ट में, कांटेक्ट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा ऊपर की तरफ, वहीं मास का भी ये पार्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो मास भी सरफेस के इस पार्ट पे नॉर्मल इक्वल अमाउंट का कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अब मास सरफेस को परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में पुश कर सकता है? नीचे, तो मास ने सरफेस पे लगा दिया नीचे की तरफ नॉर्मल। ये जो सरफेस ने नॉर्मल लगाया, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वो था एक्शन, और मास ने जो किया ये था रिएक्शन। तो नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होता है, और ये दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है, एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं लग सकते। एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए आपको मिनिमम दो बॉडियां चाहिए। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे कि इस फ्लोर ने मास के ऊपर फोर्स लगाया, तो मास ने फ्लोर के ऊपर नीचे फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रहा है। समझ में आ गया? क्लियर सभी लोगों को? यहां तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी, ठीक है। समझ में आया ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई? हम हालांकि सिर्फ मास की स्टडी कर रहे हैं, हमारे लिए फ्लोर का कोई अभी महत्व है नहीं। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ फ्लोर फॉर नाउ। हमें सिर्फ मास की स्टडी करनी है, इसलिए हम मास के ऊपर ही लगने वाले फोर्सेस को देख रहे हैं। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स मास के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें देख रहे हैं। मास किस किस पे फोर्स लगा रहा है उसे हम अभी देख ही नहीं रहे, हम तो मास के ऊपर लगने वाले फोर्सेस देख रहे हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी का जो मेन है, थीम है, जो बेस है, वो यही है कि एक बॉडी लो और उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस इमेजिन कर लो, ठीक। तो भैया ये नॉर्मल जो है वो mg का रिएक्शन नहीं है, mg और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन भी नहीं है। नॉर्मल का रिएक्शन फ्लोर के साथ नॉर्मल ही है, और एक्शन रिएक्शन के लिए दो बॉडीज का होना जरूरी है। दो अलग अलग बॉडीज एक दूसरे पे सेम अमाउंट का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाती है वो एक्शन रिएक्शन। यहां तो दोनों एक ही बॉडी पे लग गए, एक्शन रिएक्शन थोड़े ना हुआ भाई। यहां तो दोनों एक ही बॉडी पे लग गए, एक्शन रिएक्शन थोड़े ना हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है कि जो मास है उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस
दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक। और एक्शन रिएक्शन मास पे जो एक्शन है नॉर्मल का, तो मास ने भी सेम नॉर्मल, क्योंकि मास भी तो सर फ्लोर के कांटेक्ट में और फ्लोर मास के कांटेक्ट में, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, बस होगी काम, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये बस एक छोटी सी बात थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, जस्ट इन केस आपको कोई मिसकॉन्सेप्शन ना हो जाए। अच्छा भाई, ये रखा हुआ है तो रखा रहेगा, सिंपल सी बात है ना। मान लो मैंने बाहर से इस मास पे इधर एक फोर्स लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स F। क्या लगा दिया बेटा? एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया F, ठीक है। अब यार अगर इस मास का मैं सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इधर की तरफ F फोर्स लग रहा है। सीधी सी बात है, अगर मैं किसी रखे हुए डब्बे को कांस्टेंट फोर्स से खींचने की कोशिश करूं तो देखो ऐसे खींचने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, चलेगा ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या है? अब यह है कि हमें यह देखना है कि इस मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फोर्स लगाया चलने लग गया, तो देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? ठीक है, यह बॉडी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करिए तो इस बॉडी के पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। और वो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है? F डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी। भाई क्या समझे? अरे भाई क्या समझे? ये एक्सेलरेशन हो गया। नेट फोर्स ऑन बॉडी कितना है एक्स डायरेक्शन में? F है। भाई ऊपर नीचे तो नहीं जा रही है बॉडी, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो एक्स डायरेक्शन मूव करे, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना है? F, और मास कितना है बॉडी का? वही लिखा है मैंने, सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वही लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी और बात कर लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की। बट ये जो मास है ना, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। अरे जितने भी ये मास है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है, जैसे डब्बा लिया उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है क्या नहीं? हम वैसे हालांकि यहां पॉइंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक ही पार्टिकल है, दिखा बढ़ा रहा हूं इसे, है ये एक ही पॉइंट पार्टिकल, ठीक है। बाकी सेंटर ऑफ मास में आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज। तो बेटा कोई भी बॉडी, जैसे मैं हूं, ठीक है, अगर मैं खड़ा हूं तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर जो एटम्स हैं या मेरे अंदर जो भी मास है वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहा है। मेरे अंदर बहुत तगड़ा फोर्स है, अंदर ही अंदर है, लेकिन उसका कोई रिजल्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं बिना वर्क किए मूव नहीं कर पाता हूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ब्लड है, फ्लैश है, बोन्स है, बहुत कुछ है, मास ही मास भरा हुआ है? लेकिन वो एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगा रहा है कि रिजल्टेंट जो है ना उस फोर्स का, वो जीरो है, वो जीरो है। इसलिए मैं अभी स्थिर खड़ा रह पा रहा हूं, फोर्स तो लग रहा है मेरे, लेकिन वो मेरे अंदर लग रहा है और उसका रिजल्टेंट है जीरो। तो इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी भी बॉडी के लिए जीरो होता है। लेकिन अगर कोई मुझे आके इधर से धक्का मार दे तो मैं बेटा इधर गिर जाऊंगा, है ना? तो मेरी मूवमेंट का कारण कौन बना? बाहर से लगा हुआ फोर्स। इंटरनल फोर्सेस जनरली रिजल्ट्स टू जीरो, जनरली बोल रहा हूं, सामान्यतः। बाकी कहां कहां क्या क्या होगा वो तो हम आगे पढ़ ही लेंगे। खैर, यहां की बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई ब्लॉक है, वो रखा हुआ है फ्लोर पे और उसमें हमने फोर्स लगाया, तो एक्स डायरेक्शन में उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अपॉन मास। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। इस 2 किलोग्राम पे ब्लॉक पे 2 फोर्स लगा दिए मैंने। सुनना अभी ध्यान से, यहां 20 न्यूटन और यहां 14 न्यूटन, और इसको मैंने एक फ्लोर पे रख दिया, इसको मैंने एक फ्लोर पे रख दिया। एक्सेलरेशन ऑफ मास बताना है अपन को, इस मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। मतलब एक मास है, उसे एक कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन का इधर खींच रहा है, 14 न्यूटन का फोर्स इधर खींच रहा है। अब देखो भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से। वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम सेट है भाई, नीचे वेट लग रहा है और सरफेस ने इसको इतना फोर्स दे रखा है कि वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, सरफेस ने इसको नॉर्मल दे रखा है, उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो n बराबर mg, ऊपर नीचे वाले फोर्स बराबर है। तो ये वर्टिकली तो मूव करेगा नहीं, हम जनरल ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, इधर से फोर्स लगाएं तो ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, अगर ये फोर्स 20 न्यूटन होता तो भी ये कहीं मूव नहीं करता। क्यों मूव नहीं करता?
क्योंकि एक्स डायरेक्शन के भी फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, वाई के तो बैलेंस है ही, एक्स के भी फोर्स बैलेंस हो जाता है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं 2 किलोग्राम का ना, तो 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि नीचे लग रहा है इसका वेट 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का मतलब समझे 2 इंटू जी mg, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल। भाई नॉर्मल ने अगर इसको बैलेंस किया, मतलब ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है, मतलब नॉर्मल की तो वैल्यू आ गई मेरे पास 20 न्यूटन। ठीक है, सबसे पहली काम बात तो ये हो गई। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स, इधर लग रहा है 14 न्यूटन फोर्स। वेक्टर पढ़े हैं तो यूज करो। एक फोर्स इधर है 20 न्यूटन का, एक फोर्स इधर है 14 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर 6 न्यूटन का। आ गया? आ गया ना? आ गया ना? तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। भाई देख रहे हो सवाल को? अगर ये फोर्स 20 न्यूटन होता तो इधर वाला और इधर वाला भी बराबर हो जाता, तो रिजल्टेंट 0 और ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहता, जिसे हम इक्विलिब्रियम कह रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे। अब यहां बैलेंस जो है वो टूट जाएगा और अनबैलेंस हो जाएंगे फोर्सेस, जिसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन है। फोर्सेस अनबैलेंस हो रहे हैं, फोर्सेस अनबैलेंस हो रहे। बैलेंस हो के रखते तो वो तो लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था ना, इक्विलिब्रियम, वो नहीं है यहां। इधर वाला फोर्स छोटा, उधर वाला फोर्स बड़ा, तो रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में कितना? 6 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भाई ब्लॉक का? टोटल फोर्स है एक्स डायरेक्शन में 6 न्यूटन, मास है 2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, क्लियर? तो ये बात थी बस, और कुछ नहीं थी, यही समझाना था आप लोगों को। आगे ना समझ में? जरा आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये फोर्स अभी तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया, नॉर्मल की वैल्यू आपको mg पता चली है ना। अगर सोचो मैं इसी फोर्स को इसी मास पे जो सेम सरफेस पे रखा हुआ है, सेम क्वेश्चन, बस फोर्स जो है उसका मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदलने वाला हूं। ठीक है, मैंने कहा कि जो फोर्स है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज एफ। ठीक है, ये एंगल है थीटा। अब बताओ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई भाई, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? कैसे करेंगे? एफबीडी बनाते हैं भाई। किसका एफबीडी? अपने मास का, और किसका ही बनाएंगे। ठीक, ये एम है, वेट mg हमेशा नीचे, सरफेस ने इसको पुश किया ऊपर की तरफ, ये आ गया नॉर्मल n। ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर f cos थीटा और एक ऊपर f sin थीटा। अरे इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे ना भाई, एक इधर आ जाएगा f cos थीटा, एक ऊपर आ जाएगा f sin थीटा। मेरे को ये बोला गया है कि ब्लॉक है ना इधर की तरफ मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से आपको ए की वैल्यू बतानी है। मतलब ऊपर और नीचे तो नहीं जा रहा ब्लॉक, यानी कि वाई डायरेक्शन के फोर्सेस तो इस पे बैलेंस है। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है मित्र? एन ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स है और एफ साइन थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए। नीचे की तरफ वाला फोर्स है mg। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू यहां mg ना होके mg से कम आई, कितनी? mg माइनस एफ साइन थीटा आई कि नहीं आई? तो ये तो आ गया नॉर्मल, ये तो आ गया नॉर्मल। ठीक है बेटा, ये रटने नहीं है फॉर्मूले। एक और बात बता देता हूं, बच्चे इनको याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे फोर्स लग रहा है तो ऐसे एक्सेलरेशन लिखेंगे, ऐसे फोर्स लगेगा तो इतना एक्सेलरेशन होगा। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है एफबीडी बनाने की। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आज से 1 महीने 1.5 महीने बाद जब एनएलएम हमारा खत्म हो रहा होगा ना, तो आपको एफबीडी बनाने में मात्र 3 से 10 सेकंड लगेंगे। 3 उस बच्चे के लिए जो बहुत ही तेजी से प्रैक्टिस कर रहा है सवालों की, 10 उस बच्चे के लिए जिसने जरा भी ध्यान नहीं दिया है प्रैक्टिस पे। लेक्चर पे दोगे तो भी 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, ऊपर वाले फोर्सेस है एन और एफ साइन थीटा, नीचे वाला फोर्स है एमजी, मतलब ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये ब्लॉक ऊपर या नीचे नहीं गया है तो इधर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। एक्स डायरेक्शन में एक अनबैलेंस फोर्स है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। तो भैया नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है एफ कॉस थीटा, और इसमें मैं जैसे ही बॉडी के मास का भाग देता हूं मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अरे नेट फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए। अरे नेट फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए।
अरे नेट फोर्स, ये वही बात लिखी हुई है मेरे भाई, इसको ऐसे देख, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है, एफ कॉस थीटा। नेट फोर्स क्या होता है, एम ए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा बाई एम। एक स्टेप बस आगे चल रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं है। ये आ गया जी भैया एक्सेलरेशन अपने पास। ठीक है जी, बात क्लियर है यहां तक। अच्छा यार, ऐसे फोर्स अगर मैं लगा दूं तो केस है यार, ये अब ये पढ़ने ही पड़ते हैं बच्चों को, क्या ही करें। बाकी तो समझदार बच्चा तो यही कहता है सर ये बार बार क्या ही पढ़ा रहे हो और क्यों ही पढ़ा रहे हो, है ना। मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे थीटा एंगल पे, ठीक है, एफ फोर्स लगाया। अब मेरे को कहा गया कि एक्स डायरेक्शन में इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन से फिर से एक्सेलरेशन फाइंड करूं। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं यार, एक ही तो प्रॉब्लम तो वही है ना कि हमको बस सिर्फ और सिर्फ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का सोचना है, खत्म कहानी। अगर ये एक्स में मूव कर रहा है तो बेटा इस पे सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। भाई एम मास से तो वेट आया नीचे, नॉर्मल लगा सरफेस की वजह से ऊपर, ठीक है। आप ध्यान से देखो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ऐसे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसका ये एंगल लाइन के साथ ऐसे थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा। देख लो ना भाई, लाइन के साथ फोर्स का एक्शन है, उसका एंगल थीटा है ना, ठीक है, क्लियर है। अरे ऐसे पुश फोर्स है तो फोर्स को तो मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूं पैरेलली, वेक्टर तो सबने पढ़ा हुआ है। अरे इस वेक्टर को मैं उठा के इधर भी तो रख सकता हूं, क्योंकि ऐसे एक्ट कर रहा है तो मैंने इधर रख दिया, क्योंकि मेरे को तो टेल के साथ एंगल बनाने में ज्यादा मजा आता है ना, आसान पड़ता है। ठीक है सर, भाई इसके एफ के दो टुकड़े किए मैंने फिर से, कौन कौन से, इधर आया देख एफ कॉस थीटा और नीचे आया देख एफ साइन थीटा। आय हाय हाय क्या बात है। अब देख ध्यान से, अगर ये ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, तो ऊपर वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है नीचे वाले सभी फोर्सेस को। कर रहा है नहीं कर रहा है? जी सर बिल्कुल कर रहा है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में एक अनबैलेंस फोर्स है जिसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं, तो भैया नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है, एफ कॉस थीटा। नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो एक्सेलरेशन फिर से आ गया भाई, एफ कॉस थीटा अपॉन एम। तो बेटा नॉर्मल की जो वैल्यू है हमेशा mg रहे, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो हमने यही सीखी है कि पिछले केस में नॉर्मल की वैल्यू mg से कम थी, इसमें mg से ज्यादा है। एक फोर्स का कंपोनेंट है जो नॉर्मल को अपोज करने आ गया, मतलब नॉर्मल की वैल्यू जिसने बढ़ा दी। ठीक, क्लियर 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 क्लियर। अरे क्लियर है ना यहां तक की कहानी। चले जी, नोट वोट कर लो फटाफट। और अब जो है हम लोग मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट पढ़ने वाले हैं। अगर कोई बॉडीज कांटेक्ट में है तो कैसे मूव करती हैं, उनकी मोशन कैसे होती है। एग्जांपल से स्टार्ट होगा भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं और यही फंडे हैं जो हमें आगे सुपरस्टार बना देंगे। मान लीजिए हमारे पास एक मास है m1 और इसके कांटेक्ट में है दूसरा मास m2, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, हमने यहां से एक फोर्स लगाया इस पे ऐसे, लेट्स से ये फोर्स है F, ठीक है। हमें पूछा गया कि एक्सेलरेशन बताओ। स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर मतलब फ्लोर की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल एकदम जितना चिकना मान सकते हो फ्लोर को उतना चिकना मान लो, बिल्कुल स्मूथ फ्लोर, ठीक है जी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। हमने क्या किया, हमने काम किया। क्या काम किया यार, मुझे ये पता है कि अगर मैं इस वाले मास पे फोर्स लगाऊंगा, नीचे से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल एकदम स्मूथ फ्लोर है, तो दोनों मास ऐसे चलने लगेंगे और दोनों मास, ये कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स। अब इमेजिन करना, धीरे धीरे मैंने क्या किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो दोनों डब्बे एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। क्या दोनों डब्बे एक साथ चल रहे, इसका मतलब यही है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, यही मतलब हुआ इसका। तो अरे दोनों डब्बे एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि पहले इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, अब दोनों साथ चल रहे हैं, मतलब दोनों की वेलोसिटी में सेम रेट से चेंज आ रहा है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। जब मल्टीपल बॉडीज हो और उन बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम हो तो हम उसे एक सिस्टम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं, है ना। चलो जी देखते हैं क्या सिस्टम बनता है।
ठीक है, सिस्टम एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है जी, इन दोनों को मैंने मान लिया सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है कि आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि एक ही डब्बा है ये, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना। आप बस ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि दो अलग अलग बॉडी है ही नहीं, ये एक ही डब्बा है, ये एक ही बॉडी है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से, तो दोनों को आप एक ही मान सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सिस्टम जो अपना बना, उस सिस्टम का मास क्या हुआ बेटा? उस सिस्टम का मास हुआ m1 प्लस m2, कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ उस सिस्टम का मास? m1 प्लस m2। ये अप्रोच है, हमें हर सवाल में फॉलो करनी है। जब भी बॉडीज कांटेक्ट में मुझे दिखेंगी और सेम एक्सेलरेशन से चल रही होंगी, उसको क्या मान लूंगा मैं? सिस्टम मान लूंगा। क्या मान लूंगा बेटा? सिस्टम। दोनों अप्रोच से हो जाएगा, बिना सिस्टम माने भी हो जाएगा, बट यहां बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अप्रोच है, बहुत इजी कर देती है सवालों को। अब भाई क्योंकि दोनों का सेम एक्सेलरेशन, तो मैंने इन दोनों को एक ही डब्बा मान लिया। टोटल मास क्या है डब्बे का? m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर है? साथ ही चल रहे थे ना, तो एक ही बात है, दोनों को एक ही मान लो, क्योंकि अलग अलग तो बेटा दोनों का बिहेवियर होगा नहीं। रेस्ट में भी साथ में थे, चल भी साथ में, तो दो क्यों मानू? मैंने मान लिया एक ही डब्बा है। ठीक, अच्छा, वेट नीचे, ठीक है, और सरफेस ने नॉर्मल दिया हुआ है सिस्टम को ऊपर, दिस इज लेट्स से n। ठीक है, इधर एक फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स F। x डायरेक्शन में फोर्स है तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेट फोर्स है F, तो नेट फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी। यहां हमारी बॉडी का मास है m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो दोनों का कॉमन है वो आ जाएगा फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, आ गया एक्सेलरेशन? अरे आ गया कि नहीं आ गया एक्सेलरेशन? अरे भाई आ गया कि नहीं आ गया एक्सेलरेशन? आ गया ना। अच्छा, मतलब हमें यह पता चल गया कि दोनों डब्बे एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई। आ गई? बिल्कुल। अब हमें एक सवाल पूछा गया कि इन दोनों के बीच में कुछ कांटेक्ट फोर्स होगा, जब हम इसको दबा रहे हैं, चला रहे हैं, तो कुछ कांटेक्ट फोर्स होगा दोनों के बीच में। तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू बता दो। क्या बता दो जी? कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू बता दो। मैंने कहा जी बिल्कुल बता देते हैं। मैंने FBD बनाना स्टार्ट किया दोनों ही मासेस का। ये m1 है अपना, ठीक है। आफ्टर डूइंग दैट, जैसे ही मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, देखो मैंने क्या किया है, मैंने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला है, मतलब मुझे पहले मास का भी एक्सेलरेशन पता चल गया और दूसरे का भी एक्सेलरेशन पता चल गया, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, इसलिए मैंने ये किया। दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, इसलिए दोनों की जो मोशन थी वो सेम थी, इसलिए मैंने दोनों को एक माना। इससे मुझे दोनों का एक्सेलरेशन पता चल गया। चल गया नहीं चल गया? A1 जो पहले वाला m1 उसका भी एक्सेलरेशन a है, दूसरे का भी एक्सेलरेशन a है ना। अब क्या करना है, देखो हमें कांटेक्ट फोर्स अगर निकालना है दोनों मास का एक दूसरे पे, कैसे निकलेगा? देखो भाई, ये m1 है, ये लेट्स से m2 है। यार हमने एक छोटा सा काम किया। क्या काम किया हमने? यार m1 जो है इसका नीचे वेट लग रहा है m1 जी, सरफेस ने मान दो इसको कुछ नॉर्मल दे दिया n1, ठीक है। इसकी भी यही कहानी है भाई, m2 जी, सरफेस ने लपेट दिया इसको n2 मान लेते हैं। अच्छा ये बात है, यहां से लग रहा है बेटा इसके ऊपर एक फोर्स जो कि अनबैलेंस है, विच इज कॉल्ड F। ठीक है, नेट फोर्स दिखाना है। अगर मैं m1 को देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ m1 पे लगने वाले सारे फोर्सेस पे फोकस करना है। अगर मैं m2 को देख रहा हूं तो मुझे m2 पे लगने वाले सारे फोर्सेस पे फोकस करना है। एंड दैट इज द होल मोटिव। यही मोटिव है, यही मुद्दा है अपना। ठीक, मैंने कहा जी यार यहां भी दोनों का कॉन्टेक्ट है सर, देखो बात तो ये माननी पड़ेगी आपको। मैंने कहा जी बिल्कुल है। अब देखो m1 की ये वाली सरफेस m2 के कांटेक्ट में, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, कौन लगाएगा? m2। किस पे लगेगा? m1 पे, क्योंकि m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो m1 पे लगने वाले फोर्सेस देखने मुझे। तो ये वाली सरफेस m1 की सरफेस को इधर पुश करेगी, क्योंकि पुश फोर्स है बेटा। किस पे फोर्स लगा रहा हूं? m1 पे, तो m1 की सरफेस के परपेंडिकुलर पुश फोर्स लगा दो। मतलब m2 ने m1 को इधर पुश किया, लेट से स्मॉल f फोर्स से। अब भाई कांटेक्ट में तो m2 भी है, कांटेक्ट में तो m2 भी है, किसके? m1 के। तो m1 ने सेम फोर्स m2 की सरफेस के परपेंडिकुलर वापस कर दिया स्मॉल f।
ये बन गए भैया दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम। भाई दो सरफेस ऐसे कांटेक्ट में, इस वाले ने इस पे फोर्स लगाया इधर परपेंडिकुलर, और इस वाले ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया इधर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है। जब हम सिस्टम मानते हैं तो इनके बीच के जो कांटेक्ट फोर्स है ना वो इंटरनल फोर्स बन जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे फोर्सेस, लेकिन उससे कोई मोशन तो नहीं हो रही मेरी। जब मैंने इसको सिस्टम माना तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है इंटरनल फोर्स बन गया, क्योंकि दोनों बॉडीज के बीच में लग रहा है ये, और सिस्टम के अंदर लग रहा है। अब सिस्टम के अंदर दो फोर्स है, एक स्मॉल एफ इधर, एक स्मॉल एफ इधर, तो सिस्टम के अंदर तो यहां नेट फोर्स 0 ही हुआ ना, क्योंकि दोनों को सिस्टम अपन ने मान लिया, क्योंकि दोनों को अपन ने सिस्टम मान लिया। तो सिस्टम के अंदर अपन को दिखेगा यार एक फोर्स स्मॉल एफ इधर भी लग रहा है, एक स्मॉल एफ इधर भी लग रहा है, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है सिस्टम पे, इंटरनल फोर्स है 0। जैसे मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं अंदर, उससे मेरी मोशन थोड़ी हो रही है, 0, खत्म कहानी, दैट्स इट। चलो, लेकिन हाँ एफबीडी में हमें इन्हें दिखाना होता है, क्योंकि एफबीडी में हम सारे फोर्सेस लिखते हैं इंडिविजुअल बॉडी पे लगने वाले। भाई इसकी मोशन हो रही है राइट में, और इसकी भी मोशन हो रही है राइट में, हो रही है नहीं हो रही है? जी सर बिल्कुल हो रही है। अगर मैं सिर्फ इस बॉडी को देखूं, इसका एक्सेलरेशन है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा ए, वो लिख रहा वहां से लिख दिया F/m1 + m2, दोनों का एक्सेलरेशन ए ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन देखूं तो इसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, सिर्फ इसी को देखता हूं, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, स्मॉल एफ। अरे भाई राइट में मूव कर रहा है तो राइट में तो एक ही फोर्स है स्मॉल एफ, बराबर हो जाएगा मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। भाई दोनों ए ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो इसका भी तो ए ही एक्सेलरेशन, स्मॉल एफ आ गया मेरे पास m2, ए की वैल्यू रख दो F/m1 + m2, ये कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। अप्रोच है भाई सवालों को सॉल्व करने की, और ये टाइम के साथ ही महारत हासिल होती है इसमें बच्चों को। इससे भी निकाल सकते थे इस फोर्स को, इससे भी निकाल सकते थे, कैसे? N1 = m1 जी, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं। सुनो ध्यान से, भाई इस बॉडी पे दो फोर्स है, एक इधर है स्मॉल एफ, एक इधर है कैपिटल एफ, लेकिन अब बॉडी इधर जा रही है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इधर है ना। अरे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, लेकिन बॉडी इधर जा रही है, इधर, मतलब ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा होगा, नेट फोर्स इधर आएगा, आएगा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन जो होती है फोर्स की, उसको पॉजिटिव मान लो। अरे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, अगर ये बराबर होंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, ये ज्यादा होगा तो बॉडी इधर, ये ज्यादा होगा तो बॉडी इधर, दोनों फोर्स लग रहे हैं, बॉडी इधर है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और ये फोर्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने लिखा नेट फोर्स इस बॉडी पे F - स्मॉल f, ये नेट फोर्स इस बॉडी पे, एक्सेलरेशन इधर है तो ये वाला पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मान लेंगे, बराबर मास ऑफ बॉडी इंटू ए, एक्सेलरेशन। तो स्मॉल f की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल F - m1 a, ए की वैल्यू रखो m2, ए की वैल्यू रखो F/m1 + m2, सेम वैल्यू आएगी स्मॉल f की। यहां ए की वैल्यू रखो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो भाई, चेक करो फटाफट, पेन कॉपी लेके बैठो ना, चेक करो फटाफट, चेक करो, चेक करो। स्मॉल f की वैल्यू आ जाएगी भैया F - m1 F/m1 + m2, ये आएगा हमारे पास F/m1 + F/m2 - F/m1 बराबर m1 + m2, F/m2/m1 + m2, F/m2/m1 + m2। ठीक है, वही आ रही सेम वैल्यू। तो किसी इसके फ्री बॉडी डायग्राम से लिखो, चाहे इसके फ्री बॉडी डायग्राम से लिखो, और चाहे किसी और के फ्री बॉडी, दो ही बॉडी तो दोनों के किसी फ्री बॉडी डायग्राम से लिखना पड़ेगा। तो ये अपने पास कांटेक्ट फोर्स आ गया बिटवीन ब्लॉक्स, बिटवीन ब्लॉक्स जो कांटेक्ट फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक, समझने वाली बात यहां पे ये है कि जब भी बॉडीज कांटेक्ट में होंगी, अब ऐसे दुनिया भर के सवाल करेंगे अपन, इसमें कोई दोहराई नहीं है, जब भी बॉडीज कांटेक्ट में होंगी तो उन पे कोई एक फोर्स लगेगा बाहर से, उन बॉडीज का हम एक बनाएंगे सिस्टम, क्योंकि सारी सेम एक्सेलरेशन से चलेंगी। जैसे ही सिस्टम बन गया वैसे ही तुरंत हमको नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना, वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा सिस्टम का, यानी कि हर एक मास का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन आ, क्योंकि तीनों चल तो साथ ही रहे, हर एक मास का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। ठीक,
जैसे ही हमें हर एक मास का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन पता चलेगा, हम FBD बनाएंगे। क्या बनाएंगे? FBD बनाएंगे। और जैसे हमने FBD बना लिया, फिर तो हमारे पास सारे फोर्सेस की वैल्यूज आ ही जाएगी। कि नहीं आ जाएगी? जरा बताओ, जरा बताओ भाई, अरे जरा बताओ भाई। ठीक है, अब कुछ सवाल है और फिर 3 ब्लॉक की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? चलो, सवाल क्या है बेटा, देखना जरा ध्यान से। ये सवाल है अपने पास। ठीक है, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द 3 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम ब्लॉक शोन इन द फिगर। मतलब ये जो 3 किलोग्राम है, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बताना। ये 3 किलोग्राम है जी, ये 2 किलोग्राम है। ठीक है जी, जी बिल्कुल साहब सही बात कह रहे हो, 2 किलोग्राम हो गए जी। यहाँ फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का जी। ठीक है सर जी, यहाँ फोर्स लगा दिया जी 25 न्यूटन का जी। ठीक है सर, ठीक है। और ये दोनों भैया इस पे सरफेस पे रखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इधर से 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है डब्बों पे, इधर से 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कांस्टेंट है, 25 भी कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है। नेट फोर्स जो है वो इधर की तरफ आएगा भाई। 25 इधर लग रहा है, 100 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स 75 आ गया इधर। अब ये बात की गारंटी है, अगर मैं इस पेन पे इधर से हल्का फोर्स लगाऊं, इधर से भारी तेज फोर्स लगाऊं, तो ये पेन इधर ही चलता रहेगा, इधर ही चलता रहेगा, इधर ही चलता रहेगा। अगर 2 डब्बे मैंने एक सरफेस पे रख लिए और मैंने उधर से एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, छोटा सा, मतलब बिल्कुल एक छोटा सा, और उधर से ज्यादा बड़ा फोर्स लगाया, तो दोनों डब्बे सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे क्या? सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे क्या? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। तो मैं इनको पहले मानता हूं सिस्टम एक्सेलरेशन निकालने के लिए। सिस्टम का मास हो गया 5 किलोग्राम। भाई दोनों को क्या मान लिया मैंने? दोनों मास को मिलकर बना लिया मैंने एक सिस्टम। ठीक है, सिस्टम पे बाहर से फोर्स है इधर 100 न्यूटन और इधर है 25 न्यूटन, यानी कि नेट फोर्स आ गया 75 न्यूटन। ये तो समझ गए ना कैसे? इधर 100 है, इधर 25 है, तो नेट फोर्स इधर आएगा 75। अच्छा, तो मुझे ये बात तो पता चल गई कि ये जो मास है ये इधर ही मूव करेगा, लेट से ए एक्सेलरेशन से। वर्टिकल इसका इक्विलिब्रियम सेट रहेगा, नीचे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और ऊपर लग रहा है कुछ नॉर्मल, लेट से आर, रिएक्शन फोर्स आर मान लेते। न्यूटन को मैं एन से लिख रहा हूं ना, तो बार बार एन लिख रहा हूं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इधर एन लग रहा है, इधर 50 एन लग रहा है, तो 49 एन नीचे की तरफ, इसको आर लिख देते हैं। चलो, अच्छा ये बात है बच्चू। ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस, जो सरफेस से रिएक्शन मिल रही है उसका मैग्नीट्यूड 50। नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे? 75 न्यूटन। नेट फोर्स बराबर होता है सिस्टम का मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने आ गए बेटा? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलो जी, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जब हमें दोनों मास का एक्सेलरेशन चाहिए था। सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला, मतलब दोनों मास का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब हमें दोनों मास का अलग अलग FBD बनाना है और कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालनी है। खत्म कहानी। पहला मास लिखते हैं यहां पे, ये 3 किलोग्राम भाई। अब इस 3 किलोग्राम पे जो भी फोर्स लग रहे हैं इंडिविजुअली, जिसका डायग्राम बना रहे हैं ना, उसी पे लगने वाले फोर्स देखने हैं, फिर दुनियादारी को भूल जाना है। इधर से लग रहा 100 न्यूटन, ठीक है जी सर, 100 न्यूटन लगा दिया। 3 किलोग्राम का बेचारा प्यारा सा मास है, वेट 30 न्यूटन नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा n1 मान लेते हैं। और इस 3 किलोग्राम की ये वाली सरफेस कांटेक्ट में है m2 से, या दूसरा जो है 2 किलोग्राम उससे। तो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम को इधर फोर्स देगा, स्मॉल f कांटेक्ट फोर्स। क्या है ये? स्मॉल f कांटेक्ट फोर्स। अरे भाई दोनों की सरफेस कांटेक्ट में है। अब 3 किलोग्राम पे कौन फोर्स लगा रहा है? 2। तो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम को इधर ही पुश कर सकता है, इट इज अ पुश फोर्स। तो 3 किलोग्राम पे पुश फोर्स देखो इधर ही लगेगा। 2 किलोग्राम पुश करना है तो इधर ही कर सकता ना, इधर तो पुश करेगा नहीं, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर मास है। जिधर मास होता है, जिस पे फोर्स लगा रहे वो डायरेक्शन नॉर्मल की होती है। 3 किलोग्राम 2 किलोग्राम को इधर पुश करेगा, बस खत्म कहानी, हो गया काम। ये 2 किलोग्राम की कहानी खत्म करो। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स 3 ने 2 को दे दिया, कांटेक्ट फोर्स F। ये वाली सरफेस कांटेक्ट में थी ना, तो 3 किलोग्राम 2 को
परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इधर पुश किया। दिस इज द फोर्स 25 न्यूटन, दिस इज द फोर्स 20 न्यूटन, वेट ऑफ 2 किलोग्राम, एंड दिस इज नॉर्मल N2। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है ना, और दोनों का मुझे एक्सेलरेशन पता है, इसका भी एक्सेलरेशन इधर a है और इसका भी एक्सेलरेशन इधर a है। कैसे पता भाई? हमने दोनों को सिस्टम माना, चलेंगे तो दोनों साथ में, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा। बात तो सर बढ़िया बताई आपने, है ना। अब थोड़ा मजा आने लगेगा आप लोगों को कि हाँ एनएलएम इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना इसकी हवा होती है। अरे एनएलएम पढ़ रहे हैं, अरे एनएलएम, अरे एनएलएम, अरे एफवीडी, अरे पता नहीं क्या क्या। बहुत बेसिक चीज है बेटा ये, और इसमें ही महारत हासिल करनी है। अगर आपको एनएलएम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, अभी तो स्टार्ट हुई है, दूसरा लेक्चर है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज पढ़ेंगे, पुली वगैरह पढ़ेंगे, पुली वगैरह पढ़ के देन हम लोग आगे चलेंगे। फिर हम फ्रिक्शन की थोड़ी बातें करेंगे। फ्रिक्शन बहुत जान खाएगा, तुम्हारे बहुत प्राण पिएगा, लेकिन ऐसे लेवल पे फ्रिक्शन को पढ़ लेंगे कि ध्यान से अटेंड कर लिया लेक्चर तो खत्म कहानी फ्रिक्शन की। फिर वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, खत्म मैकेनिक्स। और ये मेजर पार्ट है जहां से कम 20-25 नंबर का डायरेक्ट पूछा ही जाता है जेई के एग्जाम में। जेई एडवांस में तो मैकेनिक्स से भर भर के सवाल आते हैं, फ्लूइड से, मैकेनिक्स से, यहीं से। तो अपनी तैयारी है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अभी से चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये एक बार छूट गई फिर हम रिदम में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एनीवेज देख लेते हैं नेट फोर्स, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों मास इधर जा रहे हैं 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो ये भी इधर जा रही है भाई, और ये भी इधर जा रही है भाई। ठीक है ना, यहां तक की बात तो समझ में आ रही है सभी लोगों को? सर बिल्कुल, अरे ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो मतलब इस पे नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन एक्स में, तो एक्सेलरेशन उधर है, तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो एफ ये 100 न्यूटन माइनस स्मॉल एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन? 15। तो एफ की वैल्यू आ गई 100 माइनस 45 यानी कि 55 न्यूटन। चाहो तो वहां से निकाल लो, एक ही बात है, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही बात है। अरे एक ही बात है, एक ही वैल्यू आएगी, घबराने वाली बात है ही नहीं कोई। ठीक 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 ठीक, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसमें भी हमें कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने हैं बिटवीन कनेक्टेड बॉडीज। 3 है अब ये, M1 M2 के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, M2 M3 के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है भाई, मुझे सही से ही बताना, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से। अगर मैंने 3 डब्बे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रख दिए और मैंने इधर से फोर्स लगाया कांस्टेंट, तो तीनों साथ ही चलेंगे, तो तीनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया। ठीक है, तो अपना सिस्टम जो बना वो ये बना कि भैया एक मास है जिसकी वैल्यू है M1 प्लस M2 प्लस M3। सबसे पहले भिड़ते ही सिस्टम मान लो, ये लग रहा है फोर्स, और तीनों इधर एक्सेलरेट हो रहे हैं, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब एक हमने इनको एक ही मान लिया, तो हमने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया कि F बराबर नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास में F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। एक्सेलरेशन हमें मिल गया, मतलब हमें तीनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन मिल गया, क्योंकि है तो तीनों का सेम ही, है तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम ही। हाँ, अब हमने तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट किया। आसान है बेटा, हो जाएगा, बहुत प्यार से होगा। ये लिया हमने M1, और M1 का नीचे फोर्स सबसे पहले वेट लगाया M1G, और ऊपर दे दिया बेटा इसको N1। ठीक है, इधर से फोर्स लग रहा है F, और क्योंकि M1 M2 के साथ कांटेक्ट में, हमें बेटा देखो जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लिख रहे हैं उसी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट लगने वाले फोर्सेस लिखने हैं। जब भी हम एफवीडी बनाएंगे तो जिस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लिख रहे हैं ना, तो उसी बॉडी के ऊपर लगने वाले डायरेक्ट फोर्स हमें देखने हैं। तो डायरेक्ट फोर्स कौन सा है बेटा? M2 के साथ कनेक्शन में है ये वाली सरफेस, तो M1 के ऊपर M2 सरफेस के परपेंडिकुलर M1 को इधर पुश करेगा, तो ये हमारे पास आ गया लेट्स से फोर्स F1। F1 का मतलब क्या है? M1 और M2 के बीच का फोर्स। ठीक है,
चलो बढ़िया, ये M2 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। M2 जो है उसका वेट है नीचे M2G, नॉर्मल है ऊपर N2 मान लेते हैं। M2 की एक सरफेस किसके कांटेक्ट में? M1 के। तो M1 सरफेस के परपेंडिकुलर M2 को पुश करेगा, तो पुश करेगा तो इधर ही करेगा। अब क्योंकि M2 ने M1 पे F1 लगाया तो सेम फोर्स M1 M2 को वापस दे देगा। एक्शन रिएक्शन पेयर, कांटेक्ट नॉर्मल। M2 की तो यार ये वाली सरफेस भी कांटेक्ट में है सर, अब क्या करें भाई? तो जो M2 है उसको M3 भी इधर से दबा रहा है। अरे देखो ना, दो ब्लॉक इधर है तो दोनों ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी दे रहा है सेम अमाउंट में। जैसे उधर इसने F1 दे दिया फोर्स, इधर ही F2 दे देगा। ठीक है, तो M3 ने M2 को सरफेस के परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स लगा, इसको हम F2 बोल देते हैं। और M3 की अगर मैं बात करूं तो भैया इसका वेट नीचे M3G, नॉर्मल ऊपर N3। M3 जो है M2 के साथ कांटेक्ट में है, ये वाली सरफेस M3 की M2 के साथ कांटेक्ट में। तो M2 भी बेटा, क्योंकि M3 ने M2 की इस सरफेस पे फोर्स लगा F2, तो M2 ने M3 की इस सरफेस पे फोर्स लगा ले कांटेक्ट में ना F2, सेम अमाउंट। भाई ये सरफेस M1 और M2 की कांटेक्ट में, तो M2 ने M1 को इधर दबाया तो M1 पे इधर फोर्स लग गया। अगर मैं M2 की बात करूं तो M1 ने भी तो M2 को इधर दबा रखा है कांटेक्ट में, दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स लगा रहे हैं। सेम काम यहां हो रहा है। अगर मैं यहां बात करूं इस कांटेक्ट सरफेस की, तो M2 और M3 की कांटेक्ट सरफेस है। तो अगर मैं M2 पे फोर्स लिखूंगा तो M3 किधर दबाएगा M2 को? इधर। और M2 किधर दबाएगा M3 को? इधर। अरे पुश फोर्स है, पुश करना है, जिस पे फोर्स लगा रहे हो उसी की तरफ पुश होगी बॉडी। अब जैसे मैं M1 पे लिख रहा हूं, किसके कारण? M2 के कारण। तो M2 M1 को किधर पुश कर सकता है? इधर। M1 किधर कर सकता है? इधर, क्योंकि M1 के पीछे तो कोई नहीं है, तो M2 इधर है तो इधर ही पुश करेगा। M2 M3 को किधर पुश करेगा? अगर M2 को M3 को पुश करना है, किधर पुश करेगा? इधर ही करेगा। और M3 को M2 को पुश करना है तो इधर ही करेगा। बस सिंपल सी बात है। हाय रे, तीनों का एक्सेलरेशन पता है। अगर मैं M3 को देखूं तो इस पे x डायरेक्शन में एक ही फोर्स है F2, तो F2 नेट फोर्स है इसके ऊपर, ये हो जाएगा मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। अरे नेट फोर्स बराबर मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, तीनों का एक्सेलरेशन a है। ये भी इधर a एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये भी इधर a एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये भी इधर a एक्सेलरेशन से चल रहा है। तीनों के ऊपर हमने नेट फोर्स लिखा, नेट कहानी लिख दी भाई। इस वाले पे तो एक ही फोर्स है x डायरेक्शन में, तो F2 बराबर आ गया मास, इसका इंडिविजुअल लिखना है अब हमें, इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने सिस्टम का निकाल लिया, जिससे मुझे तीनों का एक्सेलरेशन पता चल गया। तो आ गया M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, यह आ गया हमारे पास F2। क्या आ गया बेटा? ये F2। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे F1 भी निकालना है। क्या में निकालना है? F1 भी निकालना है। तो या तो F2 की वैल्यू यहां रख दो, F1 आ जाएगा, या बेटा F1 की वैल्यू डायरेक्ट यहां से निकाल लो F की टर्म्स में। F तो गिवन ही है ना सवाल। अगर ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो x डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा F माइनस F1। ये नेट फोर्स है x डायरेक्शन में, इधर F लग रहा है, इधर F1 लग रहा है। सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। F माइनस F1 बराबर इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। भाई इस पे नेट फोर्स लग रहे हैं, नेट फोर्स बराबर क्या होगा? इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, F माइनस M1A। इसको सॉल्व कर लो, F माइनस M1 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको सॉल्व कर लेना, कहानी खत्म। ये दूसरा फॉर्मेट हो गया, ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, कॉमन एलसीएम ले लें, M1 प्लस M2 प्लस M3। M1F से M1F कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में M2F प्लस M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आ गया ना कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, सिस्टम के अंदर का क्या आ गया भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। ठीक है जी, क्लियर यहां तक की बात? एक सवाल देखते हैं, एक सवाल देख लेते हैं। डू वी हैव अ क्वेश्चन हियर? यस, वी हैव अ क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर सकते हो?
सेम ही कहानी है, जैसा हमने बताया सिस्टम जो भी वैसा का वैसा ही सिस्टम का पूरा गेम है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर होनी चाहिए बेटा यहां तक की बात, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अगर मैं इसको एक सिस्टम, क्योंकि देखो इधर से फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, इधर से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, तो सिस्टम पे नेट फोर्स इधर है 20 न्यूटन, ये तो सबको पता है ना। अब इतना ज्ञान तो सबको होना चाहिए यार, वेक्टर वुक्टर ट्रैक्टर टूक्टर सब पढ़ के आ रहे हो तुम लोग। तो टोटल मास कितना हो गया सिस्टम का? चलेंगे तीनों एक ही एक्सेलरेशन से, ये भी पता है मुझे, तीनों साथ साथ ही चलेंगे, ऐसा नहीं कि ये आगे निकल गए पीछे रह गए और पीछे रह गया, चलेंगे तीनों साथ साथ, कांस्टेंट फोर्स है। 50 में से 30 गया तो 20 बचा, तो नेट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। मास कितना? 5 और 3 8 और 2 10। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ जाएगा, नेट फोर्स कितना है 20, मास कितना है 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, यानी कि तीनों मास एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं आगे, जिसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तीनों का एफबीडी बना दो। ए भाई 50 न्यूटन डायरेक्ट फोर्स, 2 किलोग्राम है ना। 20 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, सरफेस ने दिया नॉर्मल, नीचे वाली ने N1। बी के साथ में ये वाली सरफेस जो है कांटेक्ट में है, तो बी इसे किधर दबा सकता है? इधर ही दबा सकता है। अरे यार कांटेक्ट फोर्स जो होता है ना, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वो कहां लगता है? वो लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में बॉडी है ना, जिस पे फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर देखना है मुझे। अब बॉडी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो इधर ही फोर्स लग गया। इसको मैं F1 नाम दे देता हूं। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं बी की। बी जो है बेटा, उस पे फोर्सेस कौन कौन से हैं देखो भाई। अगर बी ने ए को F1 फोर्स से दबाया, तो ए भी बी को वापस कर देगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स F1। ठीक है, क्योंकि बी की भी तो ये सरफेस ए के साथ कांटेक्ट में, तो बी ए को इधर पुश कर रहा है, ए बी को इधर पुश करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बी की ये वाली सरफेस सी के साथ कांटेक्ट में है, तो सी बी को किधर पुश कर सकता है? इधर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर फोर्स लगा दिया, पुश फोर्स, विच इज F2। उसको हमने F2 नाम दे दिया। बी का डायग्राम बन रहा है 5 किलोग्राम वाले का। भैया नीचे वेट लगा दो 50 न्यूटन mg, और ऊपर लग रहा N2। इन दोनों से F1 और F2 की वैल्यू आ जाएगी। देख कैसे आएगी। तीसरे का तो एफबीडी बनाने की जरूरत ही नहीं है दोस्त, इन दोनों से अपने पास में वैल्यू आ जाए। कैसे आएगी देख, दोनों का एक्सेलरेशन पता है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। अगर मुझे कोई ब्लॉक दिखाई दे 2 किलोग्राम का, जिसका एक्सेलरेशन है ए इधर की तरफ, मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो 50 माइनस F1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F1 की वैल्यू आ गई 50 माइनस 4, यानी कि 46 न्यूटन। खत्म कहानी। F2 निकालना है ना। देख दोस्त, ये कितना है बेटा? 46 है F1 की वैल्यू। उधर एक्सेलरेट कर रहा है मास, तीनों इधर जा रहे हैं ना। इंडिविजुअली इसको देख रहा हूं मैं, जिसका एफबीडी बनाते हैं इंडिविजुअली उसी को देखना। बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात आपको। तो इधर जा रहा है, मैंने कहा यार मास पे इधर फोर्स है, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, छोटा होगा, इसको पॉजिटिव लिखो। F1 माइनस F2 बराबर 5a। मास इंटू एक्सेलरेशन, ऊपर नीचे वाले तो बैलेंस है, उसकी तो चिंता ही नहीं मेरे को। 46 माइनस F2, ये F1 की वैल्यू 46 है ना, बराबर 5 इंटू 2। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ। 36 न्यूटन। खत्म। सेम फिलॉसफी के सवाल चल रहे हैं जो हमने जस्ट पढ़ी है क्लास में। बस समझ में तो आ रहा है ना। इस लेक्चर में हम जो कांटेक्ट फोर्स पे सवाल बन सकते हैं 2 बॉडीज के कांटेक्ट में और 3 बॉडीज के कांटेक्ट में, और जो सवाल बन सकते हैं टेंशन पे, उन सवालों को कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आप मतलब किसी बुक के सवाल को अटेम्प्ट ना करें। क्यों ना करें, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी जस्ट हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप HCV वगैरह के सवाल जो है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा पुली वाला, उसके बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे सवाल हो जाएंगे, एक भी सवाल बचेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूं। NLM तक के, जहां पे हमने फ्रिक्शन की बात नहीं की है। बाकी तो आपको पता ही है, काइनेमैटिक्स में भी कोई सवाल तो बचा नहीं होगा, ना मेन का ना एडवांस का, जैसा हमने पढ़ा है। सेम लेवल पे हम लोग अपना NLM पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सवाल हो गया बेटा सभी लोगों का। 36 न्यूटन F2 आ गया, F1 की वैल्यू 46 न्यूटन। ठीक है ना, यहां तक की बात क्लियर? चलो नोट करो फटाफट।
नोट कर लिया भाई सभी ने? चलो, तो बेटा ब्लॉक की जो मोशन है या ब्लॉक्स की कनेक्टेड मोशन है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ में रखा जाए और उस सिस्टम पे फोर्स लगाया जाए, तो किस तरह से ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगता है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं और हमने निकाल भी लिया। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि जब भी मल्टीपल बॉडीज एक साथ रखी जाएं एक दूसरे से टच करके और उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, तो सारी की सारी बॉडीज एक साथ चलती हैं सेम एक्सेलरेशन से। उस पूरे बॉडीज के कॉम्बिनेशन को हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालते हैं। जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। इंडिविजुअल बॉडीज का एफबीडी बना के हम लोग कोई भी गिवन क्वेश्चन उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई बेटा जब बॉडी कांटेक्ट में रखी जाए, है ना। अब बॉडीज कांटेक्ट के अलावा कनेक्शन में भी रखी जा सकती हैं, जिनको हम कनेक्टेड बॉडीज कहते हैं। कैसे भाई, दो मास है उनको एक रस्सी से जोड़ दो, दो मास ले लो और उनको एक रस्सी से जोड़ दो, हो गया कनेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा अपना, दैट इज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। किसकी मोशन बेटा? कनेक्टेड बॉडीज की। और इन बॉडीज को कैसे जोड़ा गया है? स्ट्रिंग की हेल्प से। अब स्ट्रिंग जो है आप सभी लोगों को पता है, कुछ पहले लेक्चर में बताया था मैंने एनएलएम के, जब मैं टेंशन के बारे में आपको बता रहा था। स्ट्रिंग मासलेस है, पहली चीज। इनएक्सटेंसिबल है। मासलेस का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग जो है वो ढीली नहीं होगी, ठीक है, हमेशा टाइट रहेगी। स्ट्रिंग जो है ना वो ढीली होगी नहीं, वो टाइट रहेगी, रॉड की तरह फिक्स। ठीक है, टॉट स्ट्रिंग जिसे बोलते हैं। ठीक, मास नहीं है स्ट्रिंग का, मतलब स्ट्रिंग का वेट लगेगा नहीं तो वो सैग नहीं होगी। मास नहीं है तो वेट नहीं है। ठीक है, अज्यूम किया है, ऐसी कोई स्ट्रिंग होती नहीं है बेसिकली जिसका मास ना हो, लेकिन मास वाली जो स्ट्रिंग है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट्स कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मास जो है स्ट्रिंग का वो नहीं है, मासलेस है, जीरो मास है, तो इसका वेट भी नहीं होगा, सिंपल सी बात। स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ना तो स्ट्रिंग की लंबाई घटेगी ना बढ़ेगी, मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, मतलब इसमें हमेशा टेंशन मौजूद रहेगी। ठीक, अनलेस हम इसे काट दें। उसके अलावा फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, चलिए अब हमें बोला गया है कि हमने एफ फोर्स लगाया, दो मासेस हमें दिख रहे हैं बेटा, ये M2 है और ये M1 है। ठीक, एक बार समझ लो कहानी खत्म है। ये एफ फोर्स लगा दिया और दोनों को रखा हुआ है हमने कहां पे बेटा? किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। ठीक है, अच्छा अब यार दोनों स्ट्रिंग, दोनों मास क्योंकि एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, सोच के देखो अगर मैं इस मास को पकड़ के खींच रहा हूं तो साथ वाला मास भी आएगा और जितनी स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से वो आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो ढीली नहीं हो सकती, मतलब स्ट्रिंग फिक्स है, स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं होगी, इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग को आप रॉड की तरह समझो, एक जैसे लोहे की रॉड फिट कर दी इन दोनों मास के बीच में, तो मैं जब इसको खींचूंगा तो इसके साथ ये भी खींचेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको एज्यूम करके चलनी है, और मैं ऑलरेडी वो बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि हम यहां स्ट्रिंग को कैसे मानते हैं। स्ट्रिंग ढीली नहीं होगी, बिल्कुल टाइट है और ऐसे ही रहेगी ये टाइट, इसकी लेंथ ना कम होगी ना ज्यादा होगी, एग्जैक्टली ऐसे टाइट रहेगी स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसे मतलब इसको रॉड की तरह समझो, बॉल में स्ट्रिंग रहा ऐसा समझो, दो मास के बीच में रॉड फिट कर दिए, तो इसको अगर आप खींचोगे तो पीछे वाला मास भी खींचेगा इसके साथ, साथ साथ में जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन इसका होगा, क्योंकि जितनी दूरी ये ट्रैवल करेगा किसी भी गिवन टाइम में उतनी ये भी करेगा, और जितनी स्पीड इसकी चेंज हो रही होगी उतनी स्पीड इसकी चेंज हो रही होगी इस फोर्स की वजह से। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर दो एक पेन लेता हूं मैं, इसके यहां और यहां दो मास लगा देता हूं और इधर वाले मास को पकड़ के खींचता हूं, ठीक है, तो भाई रॉड का, इस वाले मास का और इस वाले मास का एक्सेलरेशन सेम है, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है। और हमारी जो रस्सी है वो एकदम टेंशन है उसमें, टाइट है, टॉट स्ट्रिंग बोलते हैं इसे, TAUT, टॉट स्ट्रिंग, मतलब ढीली नहीं होगी, स्लैक नहीं होगी। ठीक, सोचेंगे बच्चे यार, मेरे को बोलते हुए कई बच्चे, सर ये तो ढीली होगी, स्टार्टिंग में फोर्स लगाओगे, पहले टाइट होगी, इतने तक ये चल रहा होगा, उसके बाद ये चलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग ऑलरेडी टाइट है और स्ट्रिंग ढीली नहीं होगी, सैग नहीं होगी, स्लैक नहीं होगी, टाइट रहेगी ऐसे कैसी। तो इसको आप खींचोगे तुरंत ये वाला मास इसके साथ साथ खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए जी, तो क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो इसको मैं एक सिस्टम मान लूं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो मैं इसको क्या मान लूं? एक सिस्टम मान लूं। ठीक, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इस वाले मास की बात करूं, इस रस्सी में टेंशन है मान लो T,
तो इस वाले मास के लिए टेंशन इधर की तरफ होगी और इस वाले मास के लिए टेंशन इधर की तरफ होगी। जिस मास को देखूंगा उससे दूर टेंशन, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा, नेट फोर्स जो है सिस्टम के ऊपर वो कितना है, देखो देखो ध्यान से, नेट फोर्स कितना है सिस्टम में, सिस्टम पे नेट फोर्स, सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, एफ है। अरे एफ है ना, क्यों एफ है भाई, देखो ये टी और ये टी तो सिस्टम के अंदर का फोर्स है, अंदर के फोर्सेस से बेटा नहीं एक्सेलरेट करती बॉडी। मेरे अंदर भी बहुत फोर्स लग रहे हैं, मैं नहीं चल रहा, रेस्ट पे हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अंदर जो टेंशन है इसका तो रिजल्टेंट जीरो है, क्योंकि इस रस्सी में इस मास के लिए इधर है, इस मास के लिए इधर है, खत्म। समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अरे भाई ये जो सिस्टम है इस पे, इसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, वी विल कंसीडर देम एज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस से बेटा एक्सेलरेट तो नहीं करेगा ये। एक्सेलरेट का रीजन कौन, ये, या फिर आप ऐसे देख लो कि एफ इधर, टी इधर, टी इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो, खत्म कहानी। फोर्स लग रहा है नेट इधर की तरफ, तो भैया नेट फोर्स है एफ और इसकी वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 इंटू ए के बराबर। अगर मैं मान रहा हूं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए इधर है तो भैया ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में f बाय m1 प्लस m2, खत्म कहानी। ये एक्सेलरेशन आ गया। मुझे टेंशन पूछी गई है रस्सी में, एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, रस्सी बदल जाएगी टेंशन बदल जाएगी, अलग अलग रस्सी में अलग अलग टेंशन, याद रखना है, ठीक। हाँ, अब मैं इंडिविजुअल एफवीडी बना देता हूं थोड़ा सा, m1 का m2 का, ठीक है, आपको भी थोड़ा समझ में आए, क्लैरिटी बढ़े आपकी भी। दिस इज m2, इधर टेंशन लग रही है t, इधर m2g और ऊपर n2 मान लेता हूं। एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा ना, एक्सेलरेशन इधर की तरफ a। हाँ बहुत बढ़िया। तो नेट फोर्स इस पे है बेटा t राइट में, और t की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू होती है m2 इंटू, अरे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी थी, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पे नेट फोर्स राइट साइड में कितना है, t है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है m2 पे, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, तो बस t की वैल्यू आ गई m2 इंटू a की वैल्यू कितनी, f अपॉन m1 प्लस m2, खत्म। सेम चीज, सेम वैल्यू आप पहले वाले से भी निकाल सकते हो। दिस इज लेट से m1, इधर लग रहा है f, पीछे लग रहा है इसके लिए t, जिस भी मास के लिए टेंशन देखूंगा उसे दूर कर दूंगा रस्सी में, ठीक। नीचे लग रहा है भाई साहब m1g और भाई साहब ऊपर की तरफ है n1 मान लेता हूं। तो मोशन तो राइट साइड में हो रही है, एक्सेलरेशन इधर है a, तो ये फोर्स बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा f माइनस टी बराबर m1a। तो t की वैल्यू हो जाएगी बेटा f माइनस m1a, a की वैल्यू f अपॉन रख दो m1 प्लस m2। यहां से भी सेम ही वैल्यू निकल के आएगी, निकालो कहीं से भी वैल्यू सेम ही निकल के आएगी, तो इसमें दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। आपको ये देखना है कि नेट पुलिंग फोर्स कितना है जो बॉडी को एक्सेलरेट करवा रहा है, सिस्टम के बाहर एक्ट कर रहा है। इंटरनल फोर्स नहीं देखना, सिस्टम के बाहर जो एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स, उसको देखना है। वो फोर्स जैसे ही मिल जाए खत्म है कहानी, उसके बाद में खत्म है भाई, उसके बाद में कहानी। एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल गया अपना, निकालो फिर आराम से जो भी टेंशन वेंशन पूछी गई है, ठीक है ना। चलो अब ऐसा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो। हाँ ये हो गया ना, ठीक है। अब 3 मास दे रखे हैं, अब रस्सी अलग अलग, रस्सी अलग अलग तो भाई टेंशन अलग अलग, ठीक है। मैं इसको एक बार यहां बना के दिखा देता हूं, अरे यार यहीं पे करना पड़ेगा, ठीक भाई। 3 मास है, ठीक है, बना देता हूं फिर भी अगर आप लोग कहते हो तो। चलो देख ही लेते हैं यहीं पे, ऐसे आलतू फालतू का डायग्राम क्यों ही बनाना। भाई देखो एक m1 m2 m3 3 मास है, ये पहली रस्सी है इसमें टेंशन T1 है, ये दूसरी रस्सी इसमें टेंशन T2 है। पूरे सिस्टम को खींच दिया है हमने किससे, F फोर्स से। हमें बोला गया है कि नेट एक्सेलरेशन बताओ और हमें बोला है कि टेंशन की वैल्यू बताओ। हमने कहा जी ऐसी कोई मतलब ऐसी क्या बात होगी, बता देते हैं यार। लेमन डायग्राम बनाया, ये m1 है, ठीक है, ध्यान से देख ले भाई, ये m2 है, ठीक है भाई, और ये m3 है। यहां पे आ गया बेटा F, ठीक है। ये रस्सी, ये अपनी फ्लोर है जिस पर रखी हुई है पूरी सिस्टम, ठीक है।
अब यार तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, क्योंकि रस्सी जो है वो ढीली नहीं हो सकती और उसकी लेंथ भी नहीं बढ़ सकती, तो मतलब एक तरह से चिपके हुए ग्लूड है इस पर्टिकुलर रॉड के साथ में, ठीक है। तो इसको खींचोगे तो तीनों एक साथ चलेंगे, तीनों एक साथ चलेंगे, मतलब तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो तीनों को एक सिस्टम मान लिया, तीनों को एक सिस्टम मान लिया, और भैया सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा आगे लेट से ए एक्सेलरेशन से। भाई इस मास के लिए अगर मैं इसमें टेंशन T1 मान लो तो इस मास के लिए टेंशन दूर होगी और इस मास के लिए टेंशन दूर होगी। रस्सी में टेंशन का मैग्नीट्यूड T1 रहेगा, अलग अलग मास के लिए अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगी। अगर इस रस्सी में टेंशन T2 मैं मान रहा हूं तो इस मास के लिए टेंशन मास से दूर, इस मास के लिए टेंशन मास से दूर, बस हो गया काम, ठीक है। टेंशन T2 है बट वो डायरेक्शन मास के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, इसके लिए देखूंगा तो इधर होगी, इसके लिए देखूंगा तो इधर होगी, ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं जी। नेट फोर्स सिस्टम पे कितना है, डब्बे के बाहर फोर्स देखो कितना है, सिर्फ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तीनों, भैया एक्सेलरेशन आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब T1 T2 की वैल्यू निकालनी है ना, इंडिविजुअल डायग्राम बनाओ, खत्म करो कहानी को। ये m1 भैया है, m1 भैया पे इधर फोर्स है T, इधर वेट होगा m1g, ऊपर वेट होगा n1, और कोई फोर्स है क्या भाई, इंडिविजुअल देख m1 को, है क्या और कोई फोर्स नहीं है। अब m1 मूव कर रहा राइट में, तो भैया नेट फोर्स देखो m1 पे कितना है, नेट फोर्स है m1 पे T1 बोल रहे हैं ना, तो m1 पे नेट फोर्स कितना है T1, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ m1 और एक्सेलरेशन ऑफ m1, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो टेंशन T1 की वैल्यू आ गई m1 F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। ये T1 की वैल्यू आई हमारे पास। अच्छा, जरा T2 की भी वैल्यू निकाल ले, क्या कोई सा भी डायग्राम ले लो, m2 ले लो, m2 पे नीचे लगा इसका वेट, ऊपर लगा भैया नॉर्मल, इधर टेंशन है T2, इधर टेंशन है m2 के लिए T1, m2 जा रहा है लेकिन इधर, तो नेट फोर्स m2 पे होना चाहिए इधर, तो T2 माइनस T1 नेट फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, लेकिन ब्लॉक उधर मूव कर रहा है, मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, भाई सेकंड लॉ, मास क्या है m2, एक्सेलरेशन क्या है a, T2 की वैल्यू आ जाएगी भैया T1 प्लस m2a, T1 की वैल्यू यहां से रखो, a की वैल्यू यहां से रखो, आ गया आंसर। T1 की a की वैल्यू ये रही, यहां पुट कर देना, T1 की वैल्यू निकाल के दे दी, यहां पुट कर देना, T2 की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब इतना भी हदे पार मत करो कि छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताई जाए, क्या नहीं है कि नहीं। चलो आगे चलते, अब थोड़ा सा ना अपन लोग इंक्लाइन पढ़ लेते हैं। अभी तक जितनी भी मोशन हमने पढ़ी है सारी की सारी मोशन हो रही थी एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, लेकिन दुनिया सिर्फ एक समतल में खत्म नहीं हो जाती है, दुनिया बहुत टेढ़ी है इस इंक्लाइन की तरह जो मैं बना रहा हूं, बेटा इसे हिंदी में कहते हैं, पता नहीं यार क्या कहते हैं, इंग्लिश में इंक्लाइन कहते हैं। बचपन में झूले वूले लिए होंगे, कुछ लोग अभी भी लेते होंगे, है ना, आदतें होती हैं किसी किसी की। हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल पे एक सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ठीक है। कितना मास है बेटा इसका, m मास है, ठीक है जी, क्लियर है जी, चलो जी, ठीक है। मैंने इसको पकड़ा हुआ है अभी पकड़ा हुआ है, और ये फ्लोर स्मूथ है, ये जो सरफेस है जिस पे मास रखा है स्मूथ है। क्या होगा अगर मैं इस मास को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, पॉसिबल कंडीशंस क्या हो सकती है, पॉसिबल सिचुएशंस जो अराइज कर सकती है वो क्या हो सकती है कि सर ये मास इस इंक्लाइन के अलोंग नीचे उतरने लगेगा, इनिशियली रेस्ट पे
और नीचे आने लगेगा, नीचे आएगा तो तेज भी होने लगेगा, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, तो बेटा हम जो अब बातें करेंगे ना वो अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन करेंगे। मतलब मैं बेसिकली जो फोर्स के कंपोनेंट करने जा रहा हूं वो अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि या तो इसकी मोशन अलोंग द इंक्लाइन होगी, बस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो हो नहीं सकती, इसकी मोशन जो है अलोंग द इंक्लाइन होगी। अगर मैंने एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन कर दिए, हम तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही पढ़ते हैं ना, तो दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर ही करना पड़ेगा इंक्लाइन के। दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर ही पढ़े हैं ना हमने एक दूसरे के, एक अलोंग द इंक्लाइन आ गया तो दूसरा परपेंडिकुलर आ गया। तो बुरा मत मानना कि सर आपने ऐसे एक्स और वाई में क्यों नहीं किए कंपोनेंट, भाई उससे मैं अलोंग द इंक्लाइन फोर्स नहीं निकाल पाऊंगा। एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन है तो फोर्स भी मुझे अलोंग द इंक्लाइन ही चाहिए होगा, और एक बार मेरे को अलोंग द इंक्लाइन फोर्स मिल गया बस मौज है उसके बाद। चलो भाई देखते हैं जरा क्या कहानी है, क्या सीन है। इस तरह के मतलब इंक्लाइन है, ठीक है, इस पे ये मास रखा हुआ है, मैं बना देता हूं, ठीक है। भाई मास का वेट तो हमेशा तुम इंक्लाइन पे रखो, धरती तो बेटा इसे नीचे ही खींचेगी, तो अर्थ ने तो इस पे अपना प्रभाव दिखाया और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा दिया नीचे की तरफ, तो फोर्स लग गया mg। कहां लग गया बेटा फोर्स? नीचे की तरफ लग गया, कितना mg। बात पक्की है, ठीक। भाई मैं इसको ऐसे रख दूं तो क्या ऐसे गिरेगा क्या? धरती तो इसे यही खींच रही है ना, तो ओरिएंटेशन पे फर्क नहीं पड़ता मास को कैसे रखा हो हमने, तुमने उसका सर नीचे है पैर ऊपर है, उसके पैर नीचे है सर ऊपर है, उसके दोनों हाथ साइड में है, उससे फर्क नहीं पड़ता, धरती उसे नीचे ही खींचेगी, तो mg की डायरेक्शन फिक्स होती है, पता है हमें, ठीक है। अच्छा जी, ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। ओहो क्या बात है, अच्छा ये बात है सर। चलो नॉर्मल भी दिखाई देते हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे। ये वाली सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। अरे नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना यार, बुरा तो नहीं मानोगे ना। और कोई फोर्स है क्या? नहीं है जी। हमने क्या किया, mg के कंपोनेंट कर लिए, क्योंकि नॉर्मल तो मुझे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन दिख रहा है, mg ना तो अलोंग द इंक्लाइन ना परपेंडिकुलर इंक्लाइन के, तो मेरे को mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो mg के कंपोनेंट करने के लिए मैंने एक डायरेक्शन ली। ये एंगल अगर थीटा है, सुन लेना भाई ध्यान से, अरे ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, इस वाली लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का और इस वाली लाइन का, ठीक है, ये और ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींची, एंगल थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा हो गया, मतलब ये थीटा हो गया। या ऐसे देख लो, कैसे देखो जरा बताता हूं अभी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो भैया ये एंगल हो गया थीटा, mg का इधर कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg का mg sin थीटा, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं। अच्छा, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा रहा है नीचे नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू बेटा बैलेंस कर रही होगी mg cos थीटा को, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स है जो अलोंग द इंक्लाइन है, जिसकी वैल्यू है एफ नेट, जो है ना अलोंग द इंक्लाइन आ रहा है, एफ नेट जो है बेटा अलोंग द इंक्लाइन है, कितना? mg sin थीटा। तो एफ नेट की वैल्यू है mg sin थीटा, और नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लिया मैंने भैया इसका एक्सेलरेशन a है इस डायरेक्शन में, m से m कट गया, a की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? g sin थीटा। कितनी आ गई बेटा जी? g sin थीटा। किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इंक्लाइन के ऊपर ब्लॉक जो है उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दो सवाल है, एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं एक सवाल का, दूसरा सवाल है आप लोगों को खुद से करना है। वो इसमें ना दो ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक का हमें क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन पूछा गया यार। क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन पूछा गया दोनों ब्लॉक का, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि दोनों जो ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे होंगे, मतलब अलोंग द इंक्लाइन एक तरह से इनकी फ्री फॉल हो रही है अलोंग द इंक्लाइन। एक बार देख लो, सोच के देख लो। ये एंगल है 37 बेटा, एक 2 किलोग्राम का डब्बा रख दो और एक 4 किलोग्राम का डब्बा रख दो,
दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स ही तो पूछ रहा है आपसे, कितना होगा कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, मैंने मान लिया दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स है एफ, कितना, स्मॉल एफ। मैं 2 किलोग्राम का अगर एफबीडी बनाता हूं, ये इंक्लाइन हो गया, ये एंगल दे रखा हॉरिजॉन्टल से 37, सिर्फ 2 किलोग्राम का एफबीडी बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये 2 किलोग्राम हो गया मेरे भाई। ठीक है, ठीक है जी। इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहे होंगे देख लो भाई, इसका वेट नीचे की तरफ 20 न्यूटन, इधर ये एंगल 37 है तो ये 53 हो जाएगा, ये भी 37 हो जाएगा। अभी शिकायत है जैसे थीटा थीटा है ना, तो हो जाएगा 20 cos 37 और ये हो जाएगा इधर 20 sin 37। ठीक है, ऊपर आ जाएगा बेटा नॉर्मल। ठीक है, n1 बोल देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे होंगे क्या, क्योंकि स्मूथ इंक्लाइन है, दोनों साथ साथ नीचे गिर रहे होंगे ना, तो दोनों को एक सिस्टम मान लूं जी। बिल्कुल मान लो सर, मैंने हालांकि पहले बना दिया इसका 2 किलोग्राम का, बट एक्चुअल में तो दोनों साथ साथ ही नीचे आ रहे होंगे ना जी, बिल्कुल साथ साथ नीचे आ रहे होंगे। सर एक काम करो, इसे 6 किलोग्राम का सिस्टम मान लो ताकि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम पता चल जाए, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन हमें पता चल जाए। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया 6 किलोग्राम। भाई इसके फोर्सेस कौन कौन से होंगे, ले भाई नीचे इसका वेट हो गया 60 न्यूटन, ये एंगल थीटा हो गया, मतलब 37 हो गया, जो भी दिया हुआ है इंक्लाइन का एंगल वही होता है। ये आ गया अपने पास 60 cos 37 और ये आ गया अपने पास में 60 sin 37। ठीक है, ऊपर की तरफ आ गया नॉर्मल। तो बेटा एक अनबैलेंस फोर्स नीचे की तरफ है और यही होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये 10 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों जो मास हैं वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहे होंगे। ये वाला जो मास है ना, ये वाला 2 किलोग्राम और उसके पीछे जो रखा हुआ 4 किलोग्राम, दोनों 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहे होंगे। ये बात तो पक्की है। सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है ना, पहले दोनों कांटेक्ट में, पहले हॉरिजॉन्टल पे होते थे, अब हॉरिजॉन्टल को थोड़ा ऊपर उठा दिया, ऐसे गिर रहे दोनों। ठीक, अब इनका वेट ही इनके लिए इक्विलिब्रियम का नाशक बना हुआ है, इनका वेट ही इनके इक्विलिब्रियम के लिए नाशक है। मतलब जमीन पे जब ये थे तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ा था, तब एक्सेलरेट हो रहे थे। जैसे इसको उठा दिया तो वेट का एक कंपोनेंट आ रहा है mg sin थीटा, यही बेटा इनको क्या कर रहा है, इनके इक्विलिब्रियम को नाश कर रहा है, इनके इक्विलिब्रियम को तोड़ा और इनको एक्सेलरेट करवा रहा है नीचे। अच्छा जी, तो एक्सेलरेशन पता चल गया ना हमको। ठीक है, अच्छा 2 किलोग्राम पे और कोई फोर्स है क्या यार? अरे 2 किलोग्राम पे और कोई फोर्स है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। ये एफ जो 4 किलोग्राम कांटेक्ट दे रहा है, इसको कहां पे कांटेक्ट दे रहा है भाई? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। भाई ये है इनकी कांटेक्ट सरफेस, ऐसे है ना कांटेक्ट सरफेस, तो 4 किलोग्राम किधर दबाएगा, इसको नीचे की तरफ दबाएगा। कांटेक्ट फोर्स इज अ पुश फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये कांटेक्ट सरफेस में तो इसके परपेंडिकुलर पुश इधर ही करेगा 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम को तो इधर लग गया कांटेक्ट फोर्स। ठीक है सर, तो एक्सेलरेशन तो ए है ना इधर की तरफ। ठीक, ऊपर वाले N1 ने इसको बैलेंस कर रखा 20 cos 37 का, ऐसा कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। इसने जैसे इसको बैलेंस किया और नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन रह गया। ऐसे ही अलोंग द इंक्लाइन इसके ऊपर एक फोर्स है 20 sin 37, बुरा मत मानना, और ये बराबर है 2 इंटू ए के। 2 किलोग्राम का है, नहीं माइनस एफ भी आएगा ना, 20 sin 37 प्लस एफ। भाई एफ भी नीचे ही धकेल रहा है इसको, कॉन्टैक्ट फोर्स बराबर आ जाएगा 2 इंटू ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन। 20 sin 37 इज 3/5 प्लस एफ बराबर 2 इंटू 6। एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 6 आ रहा है ना। ये 4, ये आ गया 12 प्लस एफ बराबर 12, एफ बराबर आ गया 0। देयर इज नो कॉन्टैक्ट फोर्स, देयर इज नो कॉन्टैक्ट फोर्स। अरे दोनों का अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों को एक दूसरे को पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसीलिए बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स 0 आ रहा है। जब इंक्लाइन पे, स्मूथ इंक्लाइन पे 2-3 बॉडीज को हम रख देंगे तो वो अलोंग द इंक्लाइन काइंड ऑफ फ्री फॉल करेंगी, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही होंगी, और वो एक्सेलरेशन उनको उनके वेट का कंपोनेंट देगा, तो कॉन्टैक्ट की तो जरूरत पड़ी नहीं। पड़ी तो भाई 0 है, देख ले।
सो आप ये मान के चल सकते हो कि ये बॉडी दिखेंगी कांटेक्ट में, बट एक्चुअल में कांटेक्ट में है ही नहीं, देयर इज नो कांटेक्ट फोर्स। ये गिर रहे होंगे ना, तो इनके बीच में मतलब कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, मतलब जैसे ये कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे नीचे वाला आगे बढ़ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना कैसे मोशन हो रही है इनकी, कि बस ये कांटेक्ट में है भी बट एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रही है, तो बेसिकली देयर इज नो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन देम। ठीक, क्लियर है? क्लियर है एकदम। ये जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तब की कहानी है, तब की कहानी है जब कोई बाहर से फोर्स ना लग रहा हो। आगे बात समझ में? अगर बाहर से फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा, ये जवाब आपको कमेंट में बताना है। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में से आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा विदाउट एनी डाउट। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पुली के जब पुली पे लगभग 2 लेक्चर हम लोग कर लेंगे, कोशिश करेंगे एक लंबा लेक्चर कर ले और एक ही में खत्म कर दें, बट हाँ ठीक है, एक बार में बहुत ज्यादा हो जाती है सब चीजें, तो कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में उसे अच्छी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करके करवा दूं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे अपने जो 11th के IIT JEE के या जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की और जिन्हें समझ में नहीं आ रही है कहीं से भी चीजें, तो रिकमेंड कर सकते हैं आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर को और शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ में। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। एनीवेज, मुद्दा ये है मेरा कि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, उसके बाद जो करना वो करो। ठीक, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।